मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। एम लक्ष्मीकांत सीरीज का यह दूसरा और महत्वपूर्ण लेक्चर है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर वहां की क्राउन दोनों एक के बाद एक करके भारत पे रूल किए। उस रूल के दौरान बहुत सारे एक्ट्स वगैरह भी लाए गए जिसका इन्फ्लुएंस हमें हमारे संविधान में देखने को मिलता है। पहले वीडियो में हमने सारे एक्ट्स के फीचर्स को एक एक करके पढ़ा और समझा था। ठीक, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कैसे क्या क्या डिस्कशन होकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो चलिए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कैसे हुई। ठीक है, देखो 1934 में पहली बार भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सामने लाया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय जी द्वारा। सीक्वेंस देखिएगा, सीक्वेंस वाइज ही लिखा हुआ। ठीक है, 1934 में। फिर 1935 में पहली बार ऑफिशियल डिमांड हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंफ्यूज मत होइएगा, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ठीक है, तो पहली बार भारत में ऑफिशियली डिमांड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। किस लिए किया गया था? संविधान को फ्रेम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू, इन सबसे कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अभी आप लोग सिर्फ सुनिए और देखिए। ठीक, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर किया कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो बिना आउटसाइडर के इंटरफेरेंस के बनेगा। मतलब कि कोई भी आउटसाइडर उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और किसके द्वारा बनाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया जाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे। ठीक, समझ में आया? अब ये जो डिमांड था फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, अगस्त ऑफर 1940 आया जिसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो डिमांड किया गया है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 1942 में क्या हुआ? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिनको क्रिप्स भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लेकर के भारत में आए। ठीक, इंडिया में आए ब्रिटेन गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लेकर, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से रिलेटेड था। ये जो क्रिप्स, इसको क्रिप्स मिशन भी कहा गया। ठीक है, ये जो क्रिप्स मिशन था ये किससे रिलेटेड था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम कर सकते हैं आप लोग। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये जो क्रिप्स मिशन आया था इसको मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसके पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि मुस्लिम लीग 2 डोमिनियन और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लगातार डिमांड किए जा रहे थे, इसीलिए इन्होंने क्रिप्स मिशन को अपोज कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक, फाइनली क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया। ठीक है, इसमें जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड था उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया, बट इस मिशन में ऐसा कुछ था जिससे मतलब ये मिशन ऐसा था कि मुस्लिम लीग को सेटिस्फाइड कर लिया। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं बनी बट इन्होंने मतलब इस मिशन के थ्रू मुस्लिम लीग को सेटिस्फाइड कर लिया गया। ठीक, एक बार आप सीक्वेंस फिर से देख लीजिए। ये देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, 1934 में, 1935 में, 1938 में, फिर फाइनली अगस्त ऑफर आया 1940 में, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसको अपोज किया गया, और फाइनली कैबिनेट मिशन आया। ठीक, सीक्वेंस आप लोगों ने देख लिया, कोई प्रॉब्लम कमेंट करें हमें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, उनको कैसे इलेक्ट किया गया और सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटली 389 मेंबर थे। ठीक, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया से 296 मेंबर और 93 मेंबर्स प्रिंसिली स्टेट से थे। ठीक है, समझ में आया ना? 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 प्रिंसिली स्टेट से। ठीक, अब देखो ये जो 296 मेंबर्स थे इसमें से 292 मेंबर्स 11 गवर्नर प्रोविंसेस से थे। ठीक है, 11 गवर्नर प्रोविंसेस से 292 मेंबर थे और 4 मेंबर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। ठीक, आई होप अब इससे आप लोगों को याद हो जाएगा, इसीलिए इजी करके लिखा हुआ। 389 मेंबर्स टोटल थे, 296 ब्रिटिश इंडिया से, 93 प्रिंसली स्टेट से। 296 भी कैसे थे? 292 11 गवर्नर प्रोविंसेस से थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। ठीक, समझ में आया कि नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो जो भी सीट्स प्रोविंसेस वगैरह को अलॉट की गई थी वो कैसे अलॉट की गई थी? पॉपुलेशन के बेसिस पे, मतलब कि
जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा सीट्स दी गई, जहाँ कम पॉपुलेशन वहाँ कम सीट्स दी गई। ठीक है, रफली ये माना जाता है कि जहाँ पे 1 मिलियन पॉपुलेशन थी वहाँ पे 1 सीट, मतलब 1 सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन पे दी गई थी। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं ये जो सीट्स एलोकेट की गई थी वो मेनली 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में एलोकेट की गई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। ठीक, अब जो प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव थे ये कैसे इलेक्ट हुए? अपने ही कम्युनिटी मेंबर, जैसे 3 कम्युनिटी है ना, तो अपने ही कम्युनिटी मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम कम्युनिटी के ही मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। और इनका इलेक्शन कैसे होता था? पीआर मेथड, मतलब कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पीआर मेथड जो कि अभी हमारे इंडिया में चलता है। ठीक, और ये तो हो गया हमारा किसका? प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव का। अब प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का क्या सीन था? ये स्टेट के हेड द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी थी जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों थे। ठीक, समझ में आया ना कैसे? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो 296 सीट्स का इलेक्शन हुआ कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में जुलाई और अगस्त में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, जिसमें से आईएनसी जीत गई थी। आईएनसी को 208 सीट मिले थे, जहाँ पे मुस्लिम लीग 73 सीट, स्मॉल और इंडिपेंडेंट लीडर्स को सिर्फ और सिर्फ 15 सीट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स थी, कितनी सीट थी? पीछे हमने देखा 93। प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स थी वो खाली रह गई थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने मिल करके, सारे प्रिंसली स्टेट्स मिल करके ये डिसाइड किए कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहेंगे। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व वगैरह नहीं होंगे। ठीक, उस समय इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी वह सब इस असेंबली में प्रेजेंट थी। याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इस असेंबली में थी, एक्सेप्शन थे। कौन? आप लोग को पता होगा ना, कमेंट करिए। गांधी जी। ठीक है, गांधी जी इसके मेंबर नहीं थे। तो अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स को कैसे लिया गया। ठीक है, और हमने देखा कि कुछ मेंबर्स इलेक्टेड भी थे, वहीं पे कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी थे। ठीक, अब हम वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखेंगे, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम किया करती थी। ठीक है, कैसे कैसे उसने सारा काम किया। ठीक, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग कब हेल्ड हुआ? 9 दिसंबर 1946, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड की। ठीक, मुस्लिम लीग इस पहले मीटिंग को पूरी तरह से बायकॉट कर दी थी। जो ये पहला मीटिंग हेल्ड हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम लीग ने इसे पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया। रीज़न क्या था? क्योंकि वह लगातार सेपरेट स्टेट, मतलब कि पाकिस्तान का डिमांड कर रहे थे। ठीक, समझ में आया? यह मीटिंग, मतलब इस मीटिंग को कितने लोग अटेंड किए थे? सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही इसे अटेम्प्ट किया था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर बाद में चल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किए गए। ठीक, असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अब देखिए 2 वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। कुछ अलग है ना, कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या किए? एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किए, जिसमें क्या था? फंडामेंटल और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के फंडामेंटल और फिलॉसफी को डिस्कस किया गया था। है समझ में? तो आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे। कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया को इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। ठीक, फिर क्या कहा गया? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो भी पावर अथॉरिटी और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वगैरह होंगे, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो भी होंगे वो इंडिया के ही लोगों द्वारा
इंडिया के लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि सारा कंट्रोल इंडिया के लोगों के पास होगा, कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होगा, ठीक। इसमें हर सिटीजन का जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम इंश्योर करने की बात की गई, ठीक। इसमें यह भी कहा गया कि जो भी ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़ और डिप्रेस्ड क्लासेस का इंटरेस्ट होगा उसको भी सेफगार्ड करने की बात इसमें की गई थी। समझ में आया? इस रिजोल्यूशन को असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ये जो रिजोल्यूशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये रिजोल्यूशन कौन पास किया था? जवाहरलाल नेहरू। असेंबली इसको एक्सेप्ट कब की? 22 जनवरी 1947। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, ठीक। अभी प्रेजेंट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल दिया हुआ है वो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट में जो प्रियम्बल दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग, ठीक है। पहले स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहने को कह रहे थे, वो धीरे धीरे करके असेंबली को ज्वाइन करने लगे। 3 जून 1947 माउंट बेटन का जो पार्टीशन प्लान, इसी को पार्टीशन प्लान भी कहते हैं ना, पार्टीशन प्लान, जिसमें 2 हो गया था, इंडिया पाकिस्तान, ठीक। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन का जब पार्टीशन प्लान आया, उसके बाद से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने लगे थे, ठीक है, असेंबली को ज्वाइन करने लगे थे। और इंडियन डोमिनियन से मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स, देखो अब पार्टीशन हो गया ना, पार्टीशन के बाद 2 डोमिनियन हो गया, इंडिया पाकिस्तान, तो जो इंडियन डोमिनियन से मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो भी ज्वाइन करने लगे थे असेंबली को, ठीक। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 असेंबली की पोजीशन में 3 बहुत बड़े चेंजेस किए, ठीक है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आया था उससे असेंबली में मतलब असेंबली के पोजीशन में 3 चेंजेस किए गए। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, असेंबली को सॉवरेन बॉडी बना दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का राइट दे दिया गया, ठीक। असेंबली को यह भी पावर दिया गया कि जो भी लॉज इंडिया के रेस्पेक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किए गए थे, देखिएगा इंडिया के रेस्पेक्ट में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लॉज पास किए गए थे, अब असेंबली उनमें चेंजेस कर सकती है, ठीक। जो लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए गए थे, किसके लिए? इंडिया के लिए, उसमें चेंजेस असेंबली अब कर सकती है, ठीक। याद रखिएगा, सॉवरेन बॉडी भी बना दिया गया। अब दूसरा चेंज क्या है, हम ये भी देखते हैं। असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया, मतलब कि असेंबली को 2 फंक्शंस दिए गए, 2 अलग अलग फंक्शन, 2 सेपरेट फंक्शन दिए गए। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, ठीक है, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। और दूसरा, कंट्री के ऑर्डिनरी लॉज को इनैक्ट करने का, ठीक है। ये 2 फंक्शंस है, ध्यान दीजिएगा, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का और कंट्री के ऑर्डिनरी लॉज को इनैक्ट करने का, ठीक। ये दोनों फंक्शन अलग अलग दिन परफॉर्म करने थे जब असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी। असेंबली एक ही थी, फंक्शन 2 थे उनके, ठीक है। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी तो चेयर कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जब असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तो उसको चेयर कौन करता था? जीवी मावलंकर। ये याद रखिएगा, ठीक। असेंबली एक ही थी, काम उनके अलग अलग थे, 2 मेजर काम थे, ठीक है। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी तो उसको चेयर कौन करता था? राजेंद्र प्रसाद जी। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो जीवी मावलंकर जी उसको चेयर करते थे, याद रखिएगा, ठीक। ये दोनों फंक्शन कब तक चला? 26 जनवरी 1949 तक, 26 जनवरी 1949 तक, मतलब कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का टास्क पूरा नहीं हो गया तब तक ये चला, ठीक है। अब थर्ड हम चेंजेस देखते हैं। अभी पीछे हमने देखा ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 3 चेंजेस लाए थे असेंबली में, पहला दूसरा तो हमने देख लिया, अब तीसरा देखते हैं हम। डिवीज़न के बाद जो मुस्लिम लीग के मेंबर पाकिस्तान डोमिनियन में चले गए थे, जो इंडियन डोमिनियन में आए थे वो तो असेंबली को ज्वाइन करने लगे, बट जो पाकिस्तान डोमिनियन में चले गए थे वो असेंबली से विदड्रॉ करने लगे, मतलब कि एक एक करके निकलने लगे, ठीक, समझ में आया? अब जब निकलने लगे तो ऑब्वियस सी बात है असेंबली की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये असेंबली की स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ठीक है। असेंबली की स्ट्रेंथ पहले 389 थी, बट जब मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो पाकिस्तान डोमिनियन में चले गए, जब वो निकलने लगे तो असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 299, ठीक। इंडियन प्रोविंसेस की भी स्ट्रेंथ पहले 296 थी, फिर 229 हो गई। कब? डिवीज़न के बाद।
और प्रिंसली स्टेट का स्ट्रेंथ पहले 93 था, फिर 70 हो गया। ठीक है, तो असेंबली में मेजरली ये तीनों बदलाव किए गए 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट से। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने और ऑर्डिनरी लॉज को इनैक्ट करने के बाद भी कुछ फंक्शंस असेंबली ने किए, जैसे कि ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, आइए एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, मई, ये 39 नहीं, ये 49 है, सॉरी गाइस, 1949। ठीक है, मई 1949 में कॉमनवेल्थ में इंडिया के मेंबरशिप को रेटिफाइड करने का काम असेंबली ने किया। ठीक, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ठीक है, इन दोनों को कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950। ठीक, ये सारा जो डेट है उसे याद रखिएगा। ठीक है, देखो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, जिसमें कितने सेशंस किए गए? 11 सेशंस किए गए। और असेंबली ने अपना फाइनल सेशन कब किया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन वगैरह को देख लिया। ठीक है, अब हम आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज़ को देखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, जिसमें मेजर कमिटीज़ भी थी, कमिटीज़ में कुछ मेजर कमिटीज़ भी थी और कुछ माइनर कमिटीज़। ठीक है, मेजर कमिटी 8 थी और माइनर कमिटीज़ भी थी। ठीक है, आइए पहले हम मेजर कमिटीज़ के नाम और उनके चेयरमैन देखते हैं। देखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कमिटीज़ का नाम लिख देगा और उसके चेयरमैन को ऑप्शंस में दे देगा। ऐसे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यूनियन पावर कमिटी, चेयरमैन कौन थे? चेयरपर्सन जिसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, नेहरू जी ही। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। ये याद रखिएगा कि जो मेजर कमेटी है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, सरदार पटेल। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब हम माइनर कमिटीज़ को भी देख लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देख लीजिए, कुछ माइनर कमिटीज़ यहाँ पे मेंशन है। बाकी आपकी बुक लक्ष्मीकांत में चैप्टर 2 में बाकी जो कमिटीज़ हैं वो दी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें कुछ हमने मेंशन कर दिया, जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रीडेंशियल कमेटी के A.K. अय्यर। हाउस कमेटी के BP सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, तो मतलब कि कुछ माइनर कमिटीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। बाकी अगर आपको देखना है तो आप M लक्ष्मीकांत बुक से चैप्टर 2 में देख सकते हैं। ठीक, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर कमिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब देखो मेजर कमिटी से ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जरा देख लेते हैं। इस कमेटी का सेटअप कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक, इस कमेटी का टास्क क्या था? जो मेन वर्क होता क्या था? टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, प्रिपेयर करना, मतलब कि नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़, ये सारा मेन काम था इस कमेटी का। ठीक, इसमें 7 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इतना तो पता ही होगा कि इसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, आइए सातों के नाम देखते हैं। NG अयंगर, AK अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सब्दुल्ला, NM राव। अब देखिए, NM राव जी स्टार्टिंग में ही नहीं थे। ठीक है, इनकी जगह पे ये किसकी जगह पे है? BL मिट्टर। BL मिट्टर थे। BL मिट्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से NM राव जी इनको रिप्लेस किए। ठीक, फिर ये कौन है? TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी जी भी पहले से नहीं थे। DP खेतान इनकी जगह पे थे। DP खेतान। DP खेतान की डेथ हो जाने के बाद उनको कौन रिप्लेस किया? TT कृष्णमाचारी जी। ठीक है, ये सब M लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये सातों मेंबर्स कौन कौन है ये आप लोगों ने देखा। कौन किसको रिप्लेस किया था? यही 2 ही लोग बाद में रिप्लेस किए। NM राव, मतलब BL मिट्टर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तो उनको रिप्लेस किए NM राव, और DP खेतान जी की डेथ हो जाने के कारण उनको कौन रिप्लेस किया? TT कृष्णमाचारी जी। ठीक, अब भारत के लोगों को 8 महीने का वक्त दिया गया, जिससे कि वह ड्राफ्ट बनाया गया है उसे डिस्कस करें, और कोई भी चेंज चाह रहे हैं, कोई अमेंडमेंट चाह रहे हैं तो उसको सजेस्ट करें। ठीक है, ये टाइम याद रखिएगा, 8 महीने का टाइम। किस लिए? जो ड्राफ्ट बना हुआ उसको डिस्कस करें, और अगर अमेंडमेंट कोई चाह रहे हैं तो उसको भी बताया जाए। ठीक,
फिर बहुत से लोग बहुत से सजेशन वगैरह दिए, जिसके बेसिस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में पब्लिश कर लिया गया। ठीक, अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो, इंडिया के लोगों का सजेशन एंड ऑल एक्सेप्ट करके फाइनली अक्टूबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया, ये जो फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको असेंबली में इंट्रोड्यूस किए। ठीक, फर्स्ट रीडिंग के लिए इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, इस पे 5 दिनों तक असेंबली में जनरल डिस्कशन चला, मतलब कि 9 नवंबर 4 को ये इंट्रोड्यूस ही किए थे, 5 दिन तक चला, मतलब कि 9 नवंबर तक इस पे असेंबली में डिस्कशन चला। ठीक, उसके बाद सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज स्टार्ट की गई, मतलब पूरे डिटेल में। कब से स्टार्ट किया गया? 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक, मतलब कि नियर अबाउट 11 महीना हुआ ना, 11 मंथ्स दिए गए, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी प्रपोज किए गए। ठीक है, फाइनली थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुई, जो कि 26 नवंबर 1949 तक चली, और 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पास डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, और उसी दिन मतलब कि 26 नवंबर 1949 को ही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंबर्स, असेंबली के मेंबर्स और प्रेसिडेंट का साइन भी ले लिया गया। ठीक, देखो, असेंबली में 299 मेंबर्स थे, पीछे भी हमने देखा ना, बट उस दिन सिर्फ 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे, तो 284 मेंबर्स का उस पर साइन लिया गया। ठीक है, देखो, प्रियम्बल तो आप लोग पढ़े ही होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे प्रियम्बल के बारे में, हालांकि इस सीरीज में हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्रियम्बल में ये डेट 26 नवंबर 1949 को मेंशन किया हुआ है, नीचे आप लोग देखे होंगे ये डेट मेंशन भी किया हुआ है प्रियम्बल में। कैसे? ये प्रॉपरली प्रियम्बल की ही लाइन है, देखिए, एज डेट ऑफ विच द पीपल ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिव टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यही है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग खुद को यह संविधान दिए। अब इस डेट का इस लाइन से प्रियम्बल में क्या मतलब है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि 26 नवंबर 1949 प्रियम्बल में क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन फाइनली असेंबली के मेंबर्स और प्रेसिडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पर साइन हुआ और फाइनली ये लोग इसे एक्सेप्ट किए, वही ये चीज़ लिखा हुआ होता है। ठीक, समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ और, जब कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे। पहले प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। ठीक है, जो अब बहुत सारे अमेंडमेंट्स के बाद बढ़ा दिए गए। ठीक, अच्छा गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल सबसे पहले आता है, फिर पूरा संविधान, आर्टिकल वगैरह आता है। ये तो पता है ना कि सबसे पहले प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, फिर सारे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। बट आपको जान के ये हैरानी होगी, पूरा संविधान पहले ही बन गया था, पहले ही इनैक्ट हो गया था, सबसे लास्ट में प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये पूछ भी सकता है कि प्रियम्बल को पहले बनाया गया था या बाद में? बनाया बाद में गया था, लेकिन संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल आता है। ठीक है, देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, और उन्होंने इतने सारे काम किए, इस वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, अब हम फाइनली देखते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टमेंट वगैरह तो हमने सब देख लिया, हम देखते हैं इन्फोर्स कैसे हुआ, सब इकट्ठे हुआ या कुछ कुछ हुआ। तो देखो, कुछ प्रोविजंस जो कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन से रिलेटेड थे, किस आर्टिकल में दिए हुए थे? 6, 7, 8, 9, ये दिया हुआ पूरा। ठीक है, ये सब 26 नवंबर 1949 मतलब कि उसी दिन इन्फोर्स करा दिए गए। ठीक, और बाकी बचे हुए प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इस दिन को डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, पता ही है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। देखो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि आखिर 26 जनवरी डेट ही क्यों चूज़ किया गया, जब 26 नवंबर को सब हो गया था, उसके बाद किसी भी दिन कोई भी डेट पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया जा सकता था ना, आखिर 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गया? तो देखो गाइस,
26 जनवरी को ही चूज़ करने के पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न था। इस दिन मतलब 26 जनवरी 1930 को एज अ स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक, इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने 26 जनवरी का ही डेट फाइनल किया कि 26 जनवरी 1950 को बाकी बचे हुए प्रोविजंस को इन्फोर्स करवाएंगे और उस दिन ही एज अ रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद ही, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हुआ उसके जस्ट बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिपील कर दिया गया। ठीक है, ये हमने पीछे देखा ना कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कही थी कि जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से ही रेगुलेट होंगे। बट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हुआ वैसे ही इन दोनों एक्ट्स को रिपील कर दिया गया। ठीक, आई होप अब चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज किए। तो ये देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के किया। ठीक, कुछ क्रिटिक्स का यह मानना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्रिटिक्स का क्या मानना था कि उसमें मेंबर्स डायरेक्टली इंडियन पीपल्स के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको यूएएफ भी कहते हैं, उसको यूज़ करके उस बेसिस पे इलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही था कि लोग इस असेंबली को रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं मानते थे। ठीक, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि असेंबली सॉवरेन बॉडी भी नहीं है। इसके पीछे वो रीज़न देते थे कि इसका क्रिएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे हुआ। असेंबली ने अपना सेशन हेल्ड भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन को लेकर के किया था। ठीक है, इस रीज़न की वजह से बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी नहीं है। ठीक, कुछ का मानना था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लंबा वक्त लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का। ठीक है, बहुत सारे क्रिटिक्स का ये मानना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उस पर कांग्रेस का डोमिनेशन था, मतलब कि कांग्रेस डोमिनेट करती थी असेंबली पे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो ऑस्टिन थे उन्होंने क्या कहा था, ये देखिए, ये वन पार्टी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वन पार्टी बॉडी कहा था। ठीक है, और कुछ लोग ये कहते थे कि असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कांग्रेस ही है और कांग्रेस भारत है। ठीक, कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पॉलिटिशियंस, लॉयर्स और हिंदूज वगैरह का डोमिनेशन है। ठीक, एक लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने असेंबली के बॉडी को बॉडी ऑफ हिंदू कह करके इंडिकेट किया था। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल क्रिटिसिज्म भी थे असेंबली के। कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया जिसे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब हमारा लास्ट पॉइंट एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्स्ट को हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से लेकर के कोई प्रोविज़न नहीं था। ठीक, बाद में ये याद रखिएगा 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया? 1987 में। इसमें एक नया आर्टिकल 394A लास्ट पार्ट 22 में ऐड किया गया। इस आर्टिकल में क्या था ये देखते हैं। आर्टिकल 394A क्या कह रही है? प्रेसिडेंट अपने अथॉरिटी के अंडर में, मतलब कि अपने अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को हिंदी टेक्स्ट में ट्रांसलेट करवाएगी। ठीक, जिसका सेम मीनिंग वही होगा जो इंग्लिश टेक्स्ट का मतलब है। कोई भी चीज़ें नई इंक्लूड नहीं होंगी, जो इंग्लिश टेक्स्ट का मतलब है उसी को ट्रांसलेट करवा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंडर में हिंदी में। ठीक है, अमेंडमेंट नंबर को याद रखिएगा, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो हमारा सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई, उनके फंक्शंस को देखा, उनके मेजर माइनर कमिटीज़ को देखा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इनैक्ट हुआ, इन्फोर्स कैसे हुआ, सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। तो ये वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि क्या है? सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे नोट्स के साथ। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।